बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी के पास्ट पेपर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ मीन्ड बाय साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट? साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट से क्या मुराद है? From structuralism to cognitivism, numerous schools of thought have emerged throughout psychology's history. Many of these theoretical outlooks have dominated the field of psychology. ऐसी बहुत सारी theoretical जो outlooks हैं, बहुत सी theories जो हैं वो dominate रह चुकी हैं psychology में. For example, there are many different theoretical based ideas. यानी कि बहुत सारी theoretical based ideas हैं जिसमें theoretical वो होता है जो कि practical के बगैर होता है, ठीक है। थ्योरी तसव्वुरात से मिलके बनती है, बहुत सारी ideas से मिलकर बनती है, ठीक है। थ्योरी जो है वो ideas पे based होती है। अब जो थ्योरीज हैं वो बहुत सारे ideas से मिलकर बनती हैं या एक आइडिया कोई स्पेसिफिक आइडिया होता है। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, इसका अपना आइडिया है। नंबर 2 पे है फंक्शनलिज्म, इसका अपना आइडिया अपनी थॉट है। बिहेवियरिज्म है, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है। ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है, ईटीसी यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि दिए गए हैं, आइडियोलॉजी बेस्ड होते हैं, आइडियाज़ पे बेस्ड करते हैं थ्योरेटिकल जो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी? अब ये वही क्वेश्चन है जिसको घुमा कर पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर जो है वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देंगे। ये पेट डेफिनेशन है, व्हाट इज स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। ये पेट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दे सकते हैं क्योंकि डेफिनेशंस जो हैं वो आप पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन चाहे कितना ही घुमा कर पूछा गया हो, लेकिन आप डेफिनेशंस जो हैं वो लाजमी दे सकते हैं। A belief or system of belief accepted as authoritative by some group or school. यानी कि ये एक ऐसा बिलीफ होता है जो जिसे एक्सेप्ट किया जाता है, किसी ग्रुप या किसी स्कूल ने एक्सेप्ट किया होता है इस थॉट को या इस बिलीफ को, इस आइडिया को, जो कि अथॉरिटेटिव होता है। The expression the school of thought is used to refer to several people who think alike about some matter. यानी कि स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, इसमें डिफरेंट पीपल जो हैं वो एक चीज़ या एक सोच पर मुत्तफिक होते हैं, एक आइडिया पर मुत्तफिक होते हैं, उसे एक स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है। जो एक ही मैटर पर, सेम मैटर पर एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा ख्याल रखते हैं, एक जैसा तसव्वुर रखते हैं, एक जैसा आइडिया रखते हैं, उसको स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है, जो कि अथॉरिटेटिवली एक्सेप्ट किया जाता है। It is generally informal and the opinion they share is usually not held by most people. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंट्रोस्पेक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंट्रोस्पेक्शन से क्या मुराद है। नंबर 1 पर हमारे पास डेफिनेशन है, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? यानी कि एक इंसान जो है वो अपनी खुद की जो एग्जामिनेशन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, मुशाहिदा करता है अपनी हिजानी कैफियत की और दिमागी जो सेहत है उसकी खुद एग्जामिनेशन करना, उसका खुद जायज़ा लेना, उसका मुशाहिदा करना, जो कि क्या कहलाता है, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। नंबर 2 पर है इसकी डेफिनेशन, टेंडिंग टू थिंक डीपली अबाउट योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर। यानी कि अपनी ही थॉट्स को, अपनी ही फीलिंग्स और बिहेवियर को बहुत डीपली सोचना, उस पर बहुत गौर करना। नंबर 3 पर है इंट्रोस्पेक्टिव मीन्स लुकिंग इनटू वंस सेल्फ, यानी कि कोई अपने आप में देखे, अपनी सेल्फ को देखे। इन अदर वर्ड्स, थिंकिंग अबाउट वंस ओन एक्शंस, अपने ही किरदार का जायज़ा लेना, अपने ही एक्शंस का जायज़ा लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हैबिट्स का जायज़ा लेना। एंड रिलेटिंग दैम टू द आउटर वर्ल्ड, और इसको क्या करना, बाहर की दुनिया के साथ रिलेट करना।
According to Wundt, introspection was to be the controlled observation of the content of consciousness under experimental conditions, यानी कि एनालिसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। विलियम वॉन्ट ने इसको क्या कहा था, एनालिसिस ऑफ कॉन्शियसनेस इंट्रोस्पेक्शन को। वॉन्ट क्या कहता है इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, वो कहता है कि ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है अपने कंटेंट के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, जो कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है थ्री लॉज ऑफ एसोसिएशन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल्स लॉज वुड बी कॉल्ड द लॉ ऑफ, नंबर 1 पर है सिमिलैरिटी, नंबर 2 कंट्रास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लाजमी आ ही जाते होते हैं। नंबर 3 पर है कॉन्टिग्विटी, या कॉन्टिग्विटी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ हैबिट। नंबर 21 है व्हाट इज फाइव फिनोमेना। ये भी बहुत आम क्वेश्चन है, ये हर बार तकरीबन आता है, ये पक्के नंबर हैं आपके। व्हाट इज फाइव फिनोमेना, ये आपने लाजमी करना है। द फाइव फिनोमेनन इज द विजुअल ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी कि ये बसारत का इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ परसीविंग continuous motion between separate objects viewed rapidly in succession. The phenomena was defined by Max Wertheimer in the Gestalt Psychology in 1912. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, इसकी डेट पूछ सकते हैं, ठीक है, कब वर्थाइमर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और फाइव फिनोमेना क्या है, जैसे लाइट्स का है, वो एक लाइट जलती है दूसरी बुझती है, ठीक है, वो अलग अलग लाइट्स होती हैं ना, वो अपने अपने टाइम पे जलती है और बुझती है, और ऐसे लगता है जैसे वो कंटिन्यूस कंडीशन में है, वो मोशन में है, ठीक है, वो चलती हुई नज़र आती हैं वो लाइट्स। तो वो क्या है, वो फाइव फिनोमेना की एग्जांपल है। व्हाट इज एम्पिरिसिज्म, द फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट बाय जॉन लॉक दैट रियल नॉलेज कम्स फ्रॉम द सेंसरी एक्सपीरियंसेस। एम्पिरिसिज्म क्या है, वो एक फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट है। जॉन लॉक कहता है कि रियल नॉलेज, असल जो नॉलेज है या इल्म है, वो कहाँ से आता है, वो हमारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस से आता है। सेंसेस कौन सी, हमारी आंखें, हमारी नोज़, सूंघना हमारा जो है वो सेंस है, सुनना सेंस है, ठीक है, टेस्ट सेंस है, टच सेंस है, ठीक है। वो क्या कहता है कि हमें नॉलेज कहाँ से हासिल होता है, हमारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस से। दिस फॉर्म्ड द बेसिस फॉर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस, द reliance on empirical evidence or evidence that is observable. Any data that is observable through the senses is called empiricism. अब ये जो लास्ट लाइन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इसने क्या कहा था कि एनी डाटा, कोई भी ऐसा मवाद जिसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसका हम मुशाहिदा कर सकते हैं हमारी सेंसेस के थ्रू, उसे क्या कहते हैं, उसे एम्पिरिसिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है एक्सप्लेन आइजोमॉर्फिज्म। आइजोमॉर्फिज्म क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है, आप इनकी तैयारी लाजमी करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्प आउट हो जाएगा अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। आइजोमॉर्फिज्म यानी कि ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। आइजोमॉर्फिज्म a correspondence between a stimulus array and the brain state created by that stimulus. Kohler's most fundamental commitment was to the principle of psychophysical isomorphism. Because brain and mind are identical, the structure of conscious experience during perception or memory or problem solving necessarily mirrors the physical structure of activity in the brain. Experienced order in space, for example, is always structurally identical with a functional order in the distribution of underlying brain processes. In Kohler's view, those underlying processes were transneuronal electrical currents flowing in well-defined regions of the brain. Question number 24 है briefly explain theory of humors by Hippocrates. Very important question. ये मैंने भी अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये बहुत रिपीट होता है मोस्टली। In the 5th century BC, Hippocrates, often regarded as the father of modern medicine, separated medicine from religion
magic, and superstition. He rejected the prevailing Greek belief that the god sent serious physical diseases and mental disturbances as punishment and insisted instead that such illnesses has natural causes. हिपोक्रेट्स ने इसको रद्द कर दिया था सारे कॉन्सेप्ट को। गॉड जो हैं वो पनिशमेंट सेंड करते हैं, किसी को बीमार करते हैं या उसके अंदर इवल्स आ जाते हैं, और उसने इन चीज़ों को रद्द कर दिया था। ठीक है। ही रिजेक्टेड द प्रिवेलिंग ग्रीक बिलीफ, उसने ग्रीक बिलीफ जो था उसको रिजेक्ट कर दिया था कि जो गॉड है वो सीरियस फिजिकल डिजीजेस जो हैं या मेंटल डिस्टर्बेंसेस देता है इंसान को पनिशमेंट के तौर पर, उसने इसको रद्द कर दिया था। उसने कहा था कि जो इलनेस है, जो बीमारी है, उसकी नेचुरल कॉजेज होती हैं। ठीक है। Thus he thought that deviant thinking and behavior were indications of some kind of brain pathology. उसने कहा था कि दिमाग में कोई खराबी होती है जिसकी वजह से इंसान का किरदार जो है वो डेविएंट हो जाता है, उसकी थिंकिंग खराब हो जाती है। ठीक है। Hippocrates is often considered one of the very earliest proponents of somatogenesis. Hippocrates classified mental disorders into three categories. Very important. Hippocrates जो है वो बहुत important है, पीपीएससी में भी इनके क्वेश्चंस एफपीएससी में आते होते हैं हिप्पोक्रेट्स से रिलेटेड, क्योंकि ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए। अब इसने कौन सी थ्री कैटेगरीज दी थी मेंटल डिसऑर्डर्स की? नंबर 1 पे इसने कहा था मैनिया, नंबर 2 पे मेलनकोलिया, नंबर 3 फ्रेनिटिस और ब्रेन फीवर। फ्रेनिटिस को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ फ्रेनिटिस मीन्स, या इसको क्या कहा जाता है दूसरे अल्फाज में? तो फ्रेनिटिस है जी ब्रेन फीवर, यानी कि दिमागी बुखार। Hippocrates believed that normal brain functioning and therefore mental health depended on a delicate balance among four humors or fluids of the body, namely number 1 blood, number 2 black bile, 3 yellow bile, 4 फेलगर। अब ये हिप्पोक्रेट के बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी है। आपने अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग जितने आपको मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा, आपने उसके अकॉर्डिंग लिख देना। आप ये पुट कर सकते हैं कि हिप्पोक्रेट्स ने क्लासिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। इसके बाद आप बता सकते हैं कि उसने कितनी बाइल्स दी थी। अब ये मेंशन कर सकते हैं कि हिप्पोक्रेट्स ने, अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ये 2 चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। हिप्पोक्रेट्स बिलीव दैट नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग के, उसने हिप्पोक्रेट्स जो है वो बिलीव करते थे कि फंक्शनिंग जो ब्रेन फंक्शनिंग है, नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो ज़हनी सेहत का जो राज है वो डिपेंड करता है इन 4 बाइल्स पे। ठीक है। ये फ्लूइड होते हैं ब्रेन के। ठीक है। ब्लड अगर ये नॉर्मली काम करें, ठीक है, तो मेंटल हेल्थ जो है वो नॉर्मल रहती है। अगर इनमें कोई ख़राबी आ जाए तो मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। ये हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। एन इम्बैलेंस प्रोड्यूस डिसऑर्डर्स इफ़ अ पर्सन वाज स्लगिश एंड डल। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके आप एग्जाम्पल भी इसमें पुट कर सकते हैं। 2 नंबर में आपके कोई नंबर नहीं आपका कटेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉडी supposedly contained 9 preponderance of black bile was the explanation for melancholia. Too much yellow bile explained irritability and anxiousness, and too much blood चेंजेबल टेम्परामेंट। अब हिप्पोक्रेट्स जो थे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि कौन सी बाइल जो है उसमें अगर वो इन अप्रोप्रिएटली काम करे तो कौन सी खराबी पैदा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वाई स्ट्रक्चरलिज्म इज स्टिल इम्पॉर्टेंट इन साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी का सिंबल है, वो मैंने लिख दिया क्योंकि जगह नहीं थी लिखने के लिए। ठीक है। आप साइकोलॉजी लिखेंगे, वाई स्ट्रक्चरलिज्म इज स्टिल इम्पॉर्टेंट इन साइकोलॉजी। स्ट्रक्चरलिज्म अभी तक क्यों इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी में, ये आपने बताना है। Structuralism is important because it is the first major school of thought in psychology, and structuralism also influenced experimental psychology. इसने क्या किया था, इसको इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि इसने इन्फ्लुएंस किया था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को। द साइंस ऑफ इमीजिएट एक्सपीरियंस, यानी कि इसने इमीजिएट एक्सपीरियंस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है। was stated by him. This simply means that the complex perceptions can be raised through basic sensory information. It was Wundt who led the foundation of pure psychological experiments related to senses through
subjective and objective observations, behavior was explained. The first psychological laboratory was introduced by Wundt at Leipzig in 1879 and it's just because of structuralism. साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाया इसने। लेबोरेटरी जो है लिप्सिंग में फर्स्ट लेबोरेटरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई वॉन्ट ने 1879 में, स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है जो, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 26 है ब्रीफली डिस्क्राइब गाल्टन्स यूगेनिक प्रिंसिपल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और आप समझ जाइएगा कि जो अंडरलाइन किया हुआ है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल स्किप नहीं करना। यूगेनिक्स the use of selective breeding to increase the general intelligence of the population. Sir Francis Galton coined the term eugenics in 1883. अब ये भी इंफॉर्मेशन मैंने स्किप नहीं की किसी में भी कि इनकी डेट्स क्या है अगर वो अवेलेबल है। सर फ्रांसिस गाल्टन जो है इस टर्म को, यूगेनिक्स टर्म को उन्होंने कब इंट्रोड्यूस करवाया? 1883 में। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है? आइए आगे हम इसकी जो डेफिनेशन ऊपर हमने पढ़ी है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे नीचे। पुट सिंपली यूगेनिक्स मीन्स वेल born. Initially, Galton focused on positive eugenics, encouraging healthy, capable people above average intelligence to bear more children, with the idea of building an improved human race. इसने फोकस किया था पॉजिटिव यूगेनिक्स पे, यानी कि इसने इनकरेज किया था कि हेल्दी और कैपेबल पीपल जो है अबव एवरेज इंटेलिजेंस जिसको वो बोलता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो पैदा करें, विद द आइडिया ऑफ बिल्डिंग एन इम्प्रूव्ड ह्यूमन रेस, यानी कि वो ह्यूमन रेस चाहता था कि एक अच्छी ह्यूमन रेस, इंटेलिजेंट ह्यूमंस जो है वो उनकी नस्ल जो है वो ज़्यादा बढ़े। Galton concluded that it was possible to produce a highly gifted race of men by the process of selective breeding, which he later termed positive eugenics. कहता था कि highly gifted race of men जो है वो हम पैदा कर सकते हैं by the process of selective breeding, which he later termed positive eugenics. इसने positive eugenics बोला था इसको। Discouraging the reproduction of undesirables was subsequently termed negative eugenics. ठीक है, जो इंटेलिजेंट पीपल नहीं थे वो डल लोग थे, उसने कहा था कि ये अनडिजायरेबल है। ठीक है, तो उसने डिस्करेज किया था कि ऐसे लोगों की पैदाइश नहीं होनी चाहिए जो कि डल हैं। ठीक है, उसने पॉजिटिव यूगेनिक्स इंट्रोड्यूस करवाया और नेगेटिव को डिस्करेज किया। द नेगेटिव यूगेनिक्स मूवमेंट वाज मच स्ट्रॉन्ग than the positive eugenics. Negative eugenics, as developed in the United States and Germany, played on fears of race degeneration. क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, डिफाइन साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स क्या होता है? साइकोफिजिक्स quantitatively investigates the relationship between physical stimuli and the sensations and perceptions they affect. Psychophysics has been described as the scientific study of the relation between stimulus and sensation. अब साइकोफिजिक्स क्या है? इसकी असल डेफिनेशन ये है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड सेंसेशन। साइकोफिजिक्स जो है वो क्वांटिटेटिवली इन्वेस्टिगेट करता है रिलेशनशिप को किसके दरमियान? फिजिकल स्टिमुली और सेंसेशन के दरमियान, यानी कि जिसमें परसेप्शन भी आ जाती है। और मोर completely as the analysis of the perceptual processes by studying the effect on a subject's experience or behavior of systematically varying the properties of a stimulus along one or more physical dimensions। कि मैं दुआ करती हूँ कि बहुत मदद हो, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आप फर्स्ट डिवीज़न में पास हों।